नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका इस पीसीबी ट्यूटोरियल्स फॉर नीट के वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर। ठीक है, लेक्चर नंबर 1। नीट के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखिएगा तो इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर साल दिख जाएंगे आउट ऑफ 45। ठीक है, कम से कम एक या फिर दो भी आपको मिल जाया करता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इसको अगर डिफाइन किया जाए वेव ऑप्टिक्स को तो हम यही कहेंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the physical properties of light, ठीक है, is known as wave optics। तो जैसा कि हम लोग को पहले से पता होना चाहिए कि लाइट जो होता है ना, ये दो तरह की प्रॉपर्टी शो करता है। एक को कहते हैं पार्टिकल प्रॉपर्टी, दूसरे को कहते हैं वेव प्रॉपर्टी। तो यही जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इसी को हम लोग वेव प्रॉपर्टी का भी नाम दे रहे हैं। और वही वेव प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ, जो ऐसी प्रॉपर्टी जो कोई भी तरह का वेव हो वो उसको शो करेगा। ठीक है, तो उस तरह की प्रॉपर्टी में जैसे क्या सब आते हैं वही हमने आगे लिखा है कि इन दिस टॉपिक वी आर कंसर्न विद इंटरफेरेंस आता है, डिफ्रैक्शन आता है, पोलराइजेशन होता है। ठीक है, तो नेचर में कुछ फेनोमेनन्स हैं, उसमें से क्या कहते हैं उनको इंटरफेरेंस बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। तो इस तरह के अलग अलग फेनोमेनन है जो कोई वेव ही शो कर सकता है। और लाइट भी जो है वो इस तरह के फेनोमेनन को शो करता है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जब ये तरह का फेनोमेनन लाइट शो करता है तो लाइट की जो वेव प्रॉपर्टी है वो हमें पता चलती है कि लाइट के पास वेव प्रॉपर्टी भी है। ठीक है ना, तो इस तरह की बात होती है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि भाई फिर इंटरफेरेंस है क्या, जरा इस पर बात करें। इंटरफेरेंस के फेनोमेनन में होता क्या है। तो वैसे तो आपने 11th क्लास वाले जो साउंड टॉपिक है ना उसमें भी आपने इंटरफेरेंस बाय साउंड वेव आपने पढ़ा होगा। तो फेनोमेनन बिल्कुल सेम है। ठीक है, वहां पर हम लोग भी जिस तरह से जो भी फार्मूला वगैरह डिराइव करते थे, इंटेंसिटी का वेरिएशन वगैरह, ये सब जो भी वहां पर ऑब्जर्व करते थे वही सब यहाँ भी ऑब्जर्व होगा। तो आइए जरा एक बार फिर से देखते हैं। तो इस फेनोमेनन में होता क्या है, द फेनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। इंटरफेरेंस कभी भी कहेगा तो वहां पर ना इस वर्ड का होना जरूरी है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। किसका, तो एनर्जी का, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो दिस एनर्जी इज कैरीड बाय टू कोहेरेंट लाइट सोर्सेस। ठीक है, जो दो कोहेरेंट लाइट सोर्सेस होंगे वहां से ये जो वेव आ रही होगी, लाइट वेव, वो उसी ने इस एनर्जी को कैरी किया होगा। इसलिए हम लिखते हैं द फेनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कैरीड बाय टू कोहेरेंट लाइट सोर्सेस such that a regular pattern consisting with several maximas, maximas का दूसरा नाम brights and minimas, minimas का दूसरा नाम darks, as well as variation of resultant intensity of light is observed is known as interference। तो क्या मतलब हुआ कि दो कोहेरेंट सोर्सेस वहां पे होना चाहिए। कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब क्या होता है वो मैंने आगे लिखा है। कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब होता है कि अगर दोनों सोर्सेस से जो भी लाइट रे प्रोड्यूस हो रही है वो दोनों अगर सेम फ्रीक्वेंसी का हुआ तो हम उनको क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्सेस। तो कोहेरेंट सोर्सेस जब मौजूद होंगे तभी इंटरफेरेंस का फेनोमेनन आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो कोहेरेंट सोर्सेस जब वहां पे मौजूद होंगे उनसे जो लाइट आएगी वो आपस में सुपर इम्पोज होगी और क्या करेगी, एक रेगुलर पैटर्न का निर्माण करेगी। इस पैटर्न में क्या दिखेगा हमको, इस पैटर्न में एक रेगुलर वेरिएशन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी दिखेगी। इंटेंसिटी का वेरिएशन दिखेगा, कहीं पर ज्यादा होगा कहीं पर कम होगा। जहां पर सबसे ज्यादा होगा उसको हम कहेंगे मैक्सिमास, तो बहुत सारे मैक्सिमास वाले प्लेसेस होंगे। और जहां पर बिल्कुल सबसे कम होगा वहां उसको बोलेंगे मिनिमास या डार्क, तो उनको हम लोग क्या, मिनिमास है ना। जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा होगा उसको मैक्सिमास, जहां पर सबसे कम होगा वहां पर मिनिमास। ऐसे प्लेसेस को मिनिमास बोलेंगे, है ना। तो इस तरह का जहां पर हमको एक पैटर्न ऑब्जर्व होगा और इस पैटर्न को क्या बोलना है, इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करना है। The phenomenon of redistribution of energy carried by two coherent light sources such that a regular pattern consisting with several maximas and minimas as well as variation of resultant intensity of light is observed is known as interference। जो रेगुलर पैटर्न हम लोग को प्राप्त होगा इंटरफेरेंस का उसे हम लोग कहेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। आइए कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में देखिए। कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट का क्या मतलब हुआ, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू लाइट सोर्सेज रिमेन्स द सेम। अगर फ्रीक्वेंसी दो लाइट सोर्सेज है, दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर सेम सेम है तो उन लाइट सोर्सेज को क्या कहना है, हमको कोहेरेंट सोर्सेज कहना है। देन बोथ द लाइट सोर्सेज आर नोन एज कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, ध्यान रखिएगा। अब एक एकदम नोट करके इसको लिखने वाली बात है, वो क्या है तो सुनो।
टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेस, अगर दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स हो ना, एक इधर है और उधर कहीं दूसरा है, एक को दूसरे से कोई मतलब नहीं, टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज, जैसे एक टॉर्च यहाँ हो गया और एक दूसरा टॉर्च हो गया, तो टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज जो होंगे ना, कैन नेवर बी कोहेरेंट, वो आपस में कोहेरेंट कभी नहीं हो सकते, ठीक है, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम कभी नहीं हो पाएगी। हैंस टू प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस पैटर्न, वन लाइट सोर्स इज डिवाइडेड इनटू टू सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, इसीलिए अगर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करना होगा तो उसमें करना क्या पड़ता है कि एक ही लाइट सोर्स को दो सेकेंडरी लाइट सोर्सेज में आपको डिवाइड करना पड़ता है, ताकि जो दोनों सेकेंडरी लाइट सोर्सेज होंगे ना, उनकी फ्रीक्वेंसी फिर सेम सेम हो जाएगी जो ओरिजिनल वाले की, प्राइमरी वाले की थी, ठीक है, तो फिर वहां पर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व हो जाएगा। ओके, तो सेकेंडरी सोर्सेज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा जाना होगा हाइजेन प्रिंसिपल में। तो हाइजेन प्रिंसिपल पर हम लोग बात फिर कभी करेंगे, वो पूरी तरह से थ्योरेटिकल है, जिसमें एक्सप्लेन किया गया है लाइट के बिहेवियर को, कि लाइट जो वेव है वो किस तरह से ये वेव मीडियम में या फिर वैक्यूम में कहीं भी कैसे ये प्रोपगेट करता है, इसके बारे में बताया गया है, जिसमें एक प्राइमरी सोर्स होता है जिसमें बताया जाता है कि वो बहुत सारे सेकेंडरी सोर्सेज को क्रिएट करता है, और फिर सेकेंडरी सोर्स फिर वो प्राइमरी बन जाता है, फिर वो सेकेंडरी सोर्सेज को क्रिएट करता है, और लाइट इस तरह से आगे बढ़ता है। तो हाइजेन प्रिंसिपल के बारे में हम लोग डिस्कशन किसी और वीडियो लेक्चर में करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो आपका यहाँ पर चला आता है, इंटरफेरेंस थ्रू यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग एक साइंटिस्ट का नाम है, यहाँ पर आप यंग्स के साथ लगा सकते हैं, इसी को शॉर्ट में आप क्या बोलते हैं, YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग को इसी एक्सपेरिमेंट के बारे में कंप्लीट डिटेल को स्टडी करना होता है यहाँ पे, और उसी से हर साल लगभग लगभग एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है, ठीक है। तो आइए जरा YDSE को डिटेल में देखा जाए। तो आइए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जरा इसको देखें। तो यंग एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने लैब में इस लाइट के इंटरफेरेंस पैटर्न को दिखाने का काम सबसे पहले किया था। तो क्या होता है कि इन्होंने एक प्राइमरी सोर्स लिया, इसको हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं, और दो ओपनिंग्स रखी, इनको स्लिट्स बोलते हैं। ओपनिंग क्या होगा कि ये बाकी लाइट को रोक देगा, और थोड़ा सा ओपनिंग होगा तो उससे लाइट बाहर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा आपका ओपनिंग होगा, ये ओपनिंग बहुत छोटा होता है, लेकिन आपको ठीक से दिखे इसलिए इसको इतना कम से कम दिखाया जा रहा है। तो यहाँ से लाइट गई इस तरह से, यहाँ भी और यहाँ भी, है ना। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी सोर्सेस बनेंगे, इसको S1 बोलना है और इसको S2 बोलना है, ठीक है, ये प्राइमरी हो गया और ये दोनों सेकेंडरी सोर्सेस हो गए। अब इन इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी S1 की भी होगी, वही फ्रीक्वेंसी S2 की भी होगी, क्योंकि ये सेम सोर्स से आ रहे हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, कोहेरेंट बन जाएंगे, ठीक है, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम सेम। ओके, उसके बाद सामने रखना होता है एक स्क्रीन, सामने एक पर्दा रखा गया जिस पर आप पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। अब क्या होगा कि लाइट जो होगी ना, वो यहाँ S1 से भी इस पर्दे पर आएगी और यहाँ से S2 से भी इस पर्दे पर आएगी। लेकिन क्या होगा, क्योंकि ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेस हैं, तो अपने आप यहाँ पर एक फेनोमेनन ऐसा ऑब्जर्व होगा कि कहीं पर इंटेंसिटी आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, तो यहाँ पर जो ये सेंट्रल पॉइंट हो गया स्क्रीन का, जो ठीक एकदम बीच में आएगा, यहाँ पर ना सबसे ज्यादा इंटेंसिटी मिलती है। तो अगर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी मिल गई तो मतलब इस इलाके में सबसे ज्यादा, ओके। तो यहाँ पे हम उस ज्यादा इंटेंसिटी को ऐसे दिखा रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा हो गई, तो इसकी इंटेंसिटी को हम लोग इस तरह से दिखा रहे हैं कि ये ऐसे सबसे ज्यादा दिख रही है। और उसके बाद जैसे जैसे आप स्क्रीन पर ऊपर की तरफ जाओगे तो इंटेंसिटी कम होनी शुरू हो गई, देखिए कम हो रहा है, ठीक है। ये इंटेंसिटी को हम एरो की लेंथ से दिखा रहे हैं, ये कम होती जा रही है, जिधर भी आओगे तो कम होती जा रही है, एकदम डेफिनेट पैटर्न पे चल रहा है। फिर एक कोई पर्टिकुलर प्लेस होगा जहाँ पे बहुत कम हो जाएगी, या कहिए तो इस इलाके में सबसे कम हो जाएगी, यहाँ पे ये हो गया ये वाला पॉइंट। अब फिर उसके बाद उसी तरह से फिर इंटेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो फिर बढ़ेगी फिर बढ़ेगी, फिर मैक्सिमम जितना यहाँ हुआ था एग्जैक्ट उतना ही फिर होना शुरू हो जाएगा यहाँ। तो इस तरह से एक रेगुलर पैटर्न हम लोग ऑब्जर्व कर लेंगे। तो इस तरह से इंटेंसिटी कम ज्यादा दोनों साइड, ऊपर भी और नीचे भी, यस, ठीक है। तो इसी को हम लोग इस तरह से जा सकते हैं कि यहाँ पर फिर से सबसे ज्यादा हो गई, फिर कम होने लगा, कम हो गया, फिर बढ़ने लगा, मैक्सिमम हो गई, फिर कम हो गई, कम हो गई, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसी तरह का फेनोमेनन जो आप ऑब्जर्व करेंगे, इसी फेनोमेनन को क्या नाम दिया गया, इंटरफेरेंस। और ये लाइट के द्वारा
ऑब्जर्व किया जा रहा है, हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लाइट इसको शो कर रहा है। ठीक है, तो हम समझ गए कि लाइट में भी वेव कैरेक्टर है, वेव कैरेक्टर होना भी चाहिए है। तो ये जो आपको यहाँ पर जो मैक्सिमम मिला ना, इसका नाम हो गया सेंट्रल मैक्सिमा। और इसी मैक्सिमा को हम लोग ब्राइट भी बोलते हैं, तो आप इसको सेंट्रल ब्राइट भी बोल सकते हैं। और अगर इसको शॉर्ट में लिखें तो बी नॉट ऐसे करके लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको आप ओ पॉइंट भी नाम दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, उसी तरह से अगर ये वाला पॉइंट देखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा डार्क, और ये पहला डार्क आ जाएगा। इसमें सेंट्रल डार्क नहीं होगा, सेंट्रल देखिए सेंटर एक ही पोजीशन होता है, तो सेंट्रल एक ही पोजीशन है और वहां पे ऑलरेडी मैक्सिमा बन चुका है। तो अब वहां पे सेंट्रल डार्क जैसी कोई बात आएगी ही नहीं, सेंटर एक ही पोजीशन होता है, तो वहां पर जो होगा एक ही होगी। तो वहां सेंट्रल मैक्सिमा, इस केस में मैक्सिमा आया हुआ होता है, क्योंकि ज्योमेट्री आपको बताता है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमा ही आएगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे कि क्यों यहाँ पे मैक्सिमा आया, लेकिन जो भी आएगा एक ही आएगा। तो सेंट्रल आ चुका, अब जो आएगा सो पहला कहलाएगा। तो यहाँ पर पहला डार्क, तो हम लोग इसको डायरेक्ट डी1 लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए फिर से ब्राइट आ गया है। अभी इंटेंसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, यहाँ तक पहुंचे तो फिर से आपको ब्राइट मिला, तो इसको अब आप बी1 नाम देंगे। उसी तरह से यहाँ पर एक डार्क आ चुका था, इसे भी बी2 नाम देना है। यहाँ पर आप बी2 बोलेंगे, यहाँ पर आप डी3 बोलेंगे, यहाँ पर आप बी3 बोलेंगे, यहाँ पर आप डी4 बोलेंगे, एंड सो ऑन। इस तरह से आपका ढेर सारे ब्राइट और ढेर सारे डार्क पोजिशन मिलेंगे, अलॉन्ग विथ वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जैसे से जा रहे हैं, बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, मैक्सिमम हुआ फिर घटना शुरू हो गया, घटते 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 फिर मिनिमम हो गया, फिर बढ़ना शुरू हो गया, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर घटना शुरू हुआ, मिनिमम हो गया। और सेम पैटर्न आपको नीचे भी आपको ऑब्जर्व होगा, है ना। तो यहाँ भी आपको वही सब पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। तो यहाँ पर का नाम क्या हो जाएगा, तो इसका भी नाम आपको डी1 ही देना है, डार्क वन। यहाँ पर फिर से बी1 आएगा, यहाँ पर फिर से डी2 आएगा, बी3 बी2। तो इसमें ऊपर हो या नीचे हो, क्योंकि सेंटर से आप उतनी ही दूरी पर है, इसलिए इनका भी नाम सेम सेम कहा जाता है। ओके, इन चीजों को ध्यान में रखें। तो इन चीजों को आपने ध्यान में रखा, तो इस तरह से आपका पैटर्न, इसी पैटर्न को आप क्या बोलना है, आपको इंटरफेरेंस पैटर्न बोलना है। ओके, चलिए, तो अब सवाल उठता है कि भाई इसमें फिर कैलकुलेशंस वगैरह वो कैसे आते हैं, और इस तरह के पैटर्न का निर्माण क्यों हुआ। अगर हम लोग इसकी बारीकी को देखें तो इसमें यही समझ लो कि यहाँ पर जितने भी ब्राइट्स आप दिख रहा है आपको, ये बी नॉट दिख रहा है, बी1 बी2 बी3 बी4 ऊपर या नीचे, इन सब जगहों पर आपने पढ़ा होगा कि क्रेस्ट और क्रेस्ट अगर एक दूसरे से मिलते हैं तो वहां पर एक इस तरह बहुत बड़ा क्रेस्ट बन जाएगा आपका, है ना। और उसी तरह से ट्रफ, जो इस तरह से दिखाते हैं हम लोग, ट्रफ से ट्रफ मिलते हैं, वहां भी एक बहुत बड़ा ट्रफ निर्माण करता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर यहाँ पर इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट ए1 है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट आप ए2 है, तो दोनों अगर एक साथ सेम फेज में मिल जाए, तो यहाँ पर आपको जो मिलने वाला है सीधा सीधा फैक्टर सम होता है क्योंकि, तो वो ए1 प्लस ए2 के हिसाब से रिजल्ट करेगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी उसी तरह से ए1 है ए2 है नीचे की तरफ, तो यहाँ भी नीचे की तरफ ए1 प्लस ए2 रिजल्ट करेगा। ठीक है, पता है इन दोनों ऐसा नहीं, यहाँ पर तो मैक्सिमम आप आराम से बोल दोगे, और मैं पूछूंगा कि जहाँ पर ये काम हो रहा है वहाँ क्या बन रहा है, तो एक्चुअली यहाँ पर भी मैक्सिमा ही बन रहा है। ये आपको समझाने के लिए बताए गए हैं कि जैसे कि ऑसिलेशन में कोई पार्टिकल अप एंड डाउन इस तरह से चल रहा होता है, तो यहाँ का फेज अगर हम 90 बोलते हैं तो यहाँ का फेज 270 हो गया, तो एक का 270 दूसरे का भी 270, मैंने दोनों सेम फेज में आकर के आपस में मिल रहे हैं। ओके, तो फिर जो रिजल्टेंट आ रहा है वो वेक्टर सम के हिसाब से आपका ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, अब वेव के केस में इंटेंसिटी जो होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, आपको ये चीज जरूर याद रखना है। ठीक है, जिसका मतलब हुआ कि जो पहले वेव है ना, इसकी I1 जो होगी वो प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर, जो दूसरा है I2 वो प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर, और ये जो आपका रिजल्टेंट बना है ना, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और वही चीज यहाँ भी तो होगा, ये भी इस तरह से गया है, तो इंटेंसिटी इज स्केलर क्वांटिटी, बच्चों याद रखिएगा। तो इसीलिए ये सेम सेम यहाँ भी चलेगा, I2 इज प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर, और यहाँ पर भी I रिजल्टेंट जो बनेगा ना, वो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर के साथ, तो दोनों ही प्लेसेस पर मैक्सिमा फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो जो आपका सेंट्रल ब्राइट है और जो B1 B2 B3 B4 ऊपर नीचे सब जगह दिखाई दे रहा है, वहां पर या तो ये बातें हो रही होगी या तो ये बातें हो रही होगी ऑलवेज। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, क्रेस्ट टू क्रेस्ट वहां पे मिल रहे होंगे या फिर ट्रफ से ट्रफ मिल रहे होंगे। ओके,
ये हो जाएगा फॉर्मेशन, दिस विल रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा या ब्राइट, ठीक है, मैक्सिमा या ब्राइट स्टार का फॉर्मेशन। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, डार्क्स का क्या हो रहा होगा? जहां D1 D2 D3 D4 ये सब मिल रहे होंगे, वहां पर क्या हो रहा होगा? तो वहां पर अगर आप देखिएगा तो वहां पर क्रेस्ट से ट्रफ मिल जा रहे होंगे ऐसा। ये देखिए दोनों अपोजिट में आ गए ना। अब ये दोनों मिलेंगे तो फिर अगर मान लो A1 A2 दोनों बराबर हो गया तब तो वो बिल्कुल भी जीरो हो जाएगा। और अगर A1 थोड़ा सा ज्यादा है तो एकदम थोड़ा सा आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा। और वो कितने का? A1 माइनस A2 का। तो यहाँ पर I1 तो आपने ठीक है डाला A1 का स्क्वायर, I2 A2 का स्क्वायर इनके प्रोपोर्शनल, और आई रिजल्टेंट देख लीजिए आपका, अगर जीरो है तब तो वो जीरो हो गया, कंप्लीट डार्क हो गया। और अभी क्या हो गया? अगर मान लो कि ये थोड़ा सा है भी, अगर समथिंग है तो A1 माइनस A2 का, तो यहाँ मान के चल रहे हैं कि A1 इज ग्रेटर देन A2, बिल्कुल थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा, ठीक है। तो ये हो गया। तो चाहे ऐसा हो जाए चाहे उलट के हो जाए, ऐसा हो जाए, दोनों में सेम रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या फॉर्मेशन हो रहे हैं? मिनिमा, ठीक है। तो जहां भी D1 D2 D3 D4 इस तरह से बन रहे हैं तो ये वाला हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ मिनिमा, मिनिमा या डार्क, यही आप समझ लो, ठीक है। अब बाकी जो बच गए ना, ब्राइट और डार्क के बीच में जो बच गए, तो वहां पर क्या हो रहा है कि कम से कम ये दोनों सिचुएशन तो नहीं हो रही है, ठीक है। अब A1 आ रहा है, वहां पर भी A2 आ रहा है, लेकिन वो लोग सेम फेज में नहीं मिलेंगे, वो कुछ अलग अलग फेज में मिलेंगे, और फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसके हिसाब से वहां पर आपकी इंटेंसिटी बनेगी। तो जो भी आपका और कोई भी पोजीशन है, मान लो यहाँ पर का पोजीशन है जहां पर इंटेंसिटी इतनी बड़ी आ रही है, जो कि ना तो मैक्सिमम है और ना तो मिनिमम है, उनके बीच में कहीं पर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा? तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हो रही होगी कि जैसे कि A1 आपका एम्पलीट्यूड हुआ, दूसरा एम्पलीट्यूड जो A2 है जो दूसरे वाले से आ रहा होगा, वो दोनों कुछ एंगल पर मिल रहे होंगे, ठीक है। और कुछ एंगल पर जब मिल रहे होंगे तो इनका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट बनेगा। तो अगर ये जो एंगल है, अगर मैं इसको फाई बोल लूँ, तो ये रिजल्टेंट क्या बनेगा आपका? AR बिकम, तो ये फैक्टर सम वाला, तो ये बनेगा आपका रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 एंड देन cos फाइव, यहाँ पर ये, ठीक है। तो इस वाले रिजल्टेंट के स्क्वायर के हिसाब से फिर आपकी यहाँ पे इंटेंसिटी नजर आएगी, ओके। तो इसी को बोलते हैं सुपर पोजिशन, सुपर पोजिशन के आधार पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमें ऑब्जर्व होगी, ओके। जो वेक्टर सम के हिसाब से आता है, यहाँ फाई क्या कहलाएगा? फाई इज नोन एज फेज डिफरेंस, फाई को हमें कहना है फेज डिफरेंस, ओके, फेज डिफरेंस एट दैट सर्टेन पॉइंट, ओके। तो जितना भी वो फेज डिफरेंस होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे वैल्यू चली जाएगी, ए आर निकल के आएगा, और आई आर जो आएगा दैट विल बी एन एट दैट प्लेस प्रोपोर्शनल टू ए आर का, ठीक है। तो इस तरह से वेरिएशंस को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि स्क्रीन के डिफरेंट पॉइंट्स के लिए जो फाई की वैल्यू होगी वो 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में वेरी करती रहेगी। तो इस पॉइंट के लिए जो सेंट्रल मैक्सिमा वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फाई की वैल्यू हो जाती है 0, ठीक है। और जो B1 जैसे यहाँ पर आए ना, यहाँ पर फाई की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई। जो ये आपका ये मिनिमम बन रहा है ना यहाँ D1, यहाँ पर फाई की वैल्यू हो जाएगी पाई, ठीक है। तो पाई मतलब क्या हो गया? ये देखो आप, ये इन दोनों के बीच का ये ऐसा, ठीक है। तो इनमें क्या होगा? अगर ये 90 पर है, ये 270 पर है, तो 90 है और 270 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया? पाई का, 180 डिग्री का। तो उनके हिसाब से फेज आ जाता है। उसी तरह से मैं अगर आपको ये समझाऊं कि D2 पर फिर क्या हो रहा होगा, तो कोस 3 पाई, ठीक है। तो 3 पाई और पाई सेम रिजल्ट करेगा, cos पाई इज सेम एज cos 3 पाई, ओके। दोनों की वैल्यू -1 ही आनी है, तो इसीलिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी वही V2 पर। ऑफ कोर्स आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर हो गया था आपका 2 पाई, तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई, D3 तो 5 पाई, D4 और यहाँ पे कौन है? B3 तो 6 पाई, D4 तो D4 आपका ऑफ कोर्स 7 पाई, है ना।
मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई जो देख रहे हो ना आप, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई वो हो जाएंगे सारे डार्क के फॉर्मेशन को रिजल्ट करेगा। और जो इवन मल्टीपल ऑफ पाई देख रहे हैं 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ये सब सारे ब्राइट्स के फॉर्मेशन को शो करेगा। अच्छा उसी तरह से नीचे भी हो जाएगा, ठीक है। इधर भी नीचे भी अगर हम लोग आते हैं तो इधर भी पाई पाई ही लिखना है। वैसे तो आप माइनस पाई भी लिख सकते हो, बट ठीक रहता है हम लोग एक ही ऑर्डर में लेके चलें, ओके। तो क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा, तो बेकार में माइनस का झंझट नहीं रखते हम लोग, बड़े में से छोटे को घटाते रहेंगे, पॉजिटिव रखते रहेंगे। तो यही आप जान के चलो, d1 है तो 2 पाई, फिर यहाँ पर ये वाला हो गया तो 3 पाई, ये वाला हो गया, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चे? बिटू बताओ। यहाँ पर हो गया 4 पाई, यहाँ पर क्या हो गया 5 पाई। एकदम गिनती की तरह नहीं, कितना आसान है, 7 है ना। तो इस तरह से तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जहां जहां पर फेज डिफरेंस मतलब यहाँ से जो रे आ रही है और यहाँ से जो रे आ रही है, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस बन रहा होगा। और उन फेज डिफरेंस की वैल्यू अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगी तो वहां पर ब्राइट बनेगा, और उनकी वैल्यू अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में चली जा रही है तो वहां पर डार्क बन जा रहे हैं, ठीक है। और अगर उनके बीच में आ गया कहीं पर पाई/3 है कुछ भी है, तो फिर उसको आपको यहाँ पर वैल्यू रख करके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल के और फिर आई आर प्रोपोर्शनल टू इसके हिसाब से फिर इंटेंसिटी आपको ऑब्जर्व होगी, जो हम फॉर्मूले के थ्रू इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई आई हो। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा वीडियो को रिटर्न मार के फिर से देख लेना, इसको बार बार सुनना, एक एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बार बार सुनोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, जो मैं बात बोल रहा हूँ कि जो इन जगह पर स्क्रीन के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर जो डिफरेंट डिफरेंट फेज डिफरेंस आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं ना, तो वो किस तरह से आपको कैलकुलेट करना होगा। तो उन फेज डिफरेंस को निकालने के लिए आपको कैलकुलेट करना होगा पाथ डिफरेंस, क्योंकि ज्योमेट्री के हिसाब से आप यहाँ पे एक पाथ ही निकाल सकते हैं, पाथ डिफरेंस को निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं अगर मान के चलिए कि मैं अगर यहाँ पर की बात करूँ, किसी जगह किसी भी पॉइंट के लिए उठा लेता हूँ, जैसे यहाँ पर का कोई पॉइंट ले लिया मैंने जहां पर हम देख रहे हैं कि हमको इंटेंसिटी इतनी ऑब्जर्व हो रही है ना, ना तो पूरी तरह से ब्राइट है ना तो पूरी तरह से डार्क है वहां पर, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ पाई होगा। और ये डेफिनेट है कि वहां पे 4 पाई नहीं हो सकता, 5 पाई नहीं हो सकता, उनके बीच में कुछ होगा। जिस तरह से वेरिएशन लगातार जा रहे हैं तो मतलब 4 पाई से ज्यादा, 5 पाई से कम। और अगर इसको एक ही सर्कल में बोला जाए तो वो भी हम कह सकते हैं कि भाई 0 से 2 पाई के बीच में आपका कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। खैर, तो यहाँ पर देखिए आप, और वैसे ये तो बता रहा है कि 4 पाई से 5 पाई के बीच, तो हम कह सकते हैं 0 से पाई के बीच, ठीक है, क्योंकि 4 पाई इक्विवेलेंट टू 0 और 5 पाई इक्विवेलेंट टू पाई, ओके। तो 0 से पाई के बीच में कुछ भी आ जाएगा, पाई/3 आ जाए, है ना, पाई/4 आ जाए, पाई/6 आ जाए, दैट डिपेंड्स अपॉन। तो किस चीज पे वो डिपेंड करता है मैं उसको बता रहा हूँ। देखो S1 से लाइट रे यहाँ पहुंची, ठीक है, और S2 से भी लाइट रे वहां पे जाएगी, ये इस तरह से चली गई, ठीक है। तो S2 ये पॉइंट हमने मान लिया P, तो S2P यहाँ पर हम लोग एक वर्ड लिखेंगे डेल्टा एक्स, इसी को बोलते हैं पार्ट डिफरेंस। ये डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, S2P माइनस S1P। ये S2P को आप नाप सकते हो, ये S1P को आप मेजर कर सकते हो, और फिर उनको क्या करना है आपको माइनस कर सकते हो, ठीक है। माइनस करते ही ये कुछ वैल्यू देगा, और अगर आपके पास डेल्टा एक्स आ गया तो डेल्टा एक्स और डेल्टा फाइव में एक रिलेशन आपने अगर पहले से पढ़ रखा है तो आप उसको यूज करो, नहीं तो आप देखो यहाँ क्या होता है, डेल्टा फाइव डेल्टा एक्स में रिलेशन 2 पाई/लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, ये रिलेशन आपको याद रखना है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, यही होगा वो फाइव की वैल्यू जिसको हम लोग यहाँ पे डेल्टा फाइव बोल रहे हैं, ओके। तो डेल्टा फाइव बिकम मतलब कि फेज डिफरेंस विल बिकम 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर डेल्टा एक्स मिल जाता है तो आप इसमें यहाँ पुट करेंगे तो फिर डेल्टा फाइव सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो बेसिक इंट्रोडक्शन की बात होती है जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में, वो यही सब है। अब हम लोग आगे क्या सीखेंगे, डेल्टा एक्स को कैलकुलेट करना इन टर्म्स में, कैसे कैसे टर्म्स में, जैसे क्या होता है कि ये स्लिट का आपका प्लेन आ गया, मतलब स्लिट वाली दूरी और स्क्रीन वाली दूरी, उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल डी, ओके। और ये जो आपका S1 S2 है ना, इसके बीच की दूरी को हम लोग एक्चुअली में अगर बुक्स में देखोगे तो स्मॉल 2D करके लिखा हुआ होता है,
लेकिन हम लोग सिमेट्रिसिटी वैलिड रहे इसके लिए क्या करते हैं, डी पार्ट में स्मॉल डी पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ मैं ये बता दूं कि ये जो स्मॉल डी होता है ये बहुत छोटा होता है, मिलीमीटर के रेंज में होता है, और ये कैपिटल डी जो होता है ना ये मीटर के रेंज में होता है, मतलब 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, ऐसा इस रेंज में होता है। मतलब क्या होगा कि डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो कि अप्रोक्सीमेशन भी होते रहते हैं जहाँ तक, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। अब अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये वाला पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये वाला पॉइंट मान लो, ये पॉइंट क्या बन गया, एम बन गया। ओके, तो ये क्या हो गया, एमपी हो गया। सही है। तो होगा क्या ना कि ये दूरी चूंकि बहुत ज्यादा है, तो आप यहाँ के छोटे से एंगल को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, और ये आपने परपेंडिकुलर डाला हुआ है तो ये 90 बन जाएगा। और दूसरा वाला भी जो होगा वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90, एग्जैक्ट 90 नहीं लेकिन ऑलमोस्ट 90 हो जाएगा। और उसका ये फायदा मिलेगा हमको कि S1P जितनी दूरी है MP भी उतनी ही दूरी कहलाएगी। ठीक है, यही फायदा मिलता है कैपिटल डी, जो ये दूरी बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो वहां से जब आप मिला के लाओगे ना, तो फिर यहाँ से ये दूरी और ये दूरी आपको बराबर रखने हैं। तो ये जो डेल्टा एक्स है वो वास्तव में H2M की दूरी ही हो जाएगी डेल्टा एक्स। तो हम लिख रहे हैं H2M बराबर डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स। और ये क्या हो गया, डी डी टू डी हम लोग कर दिए इसको। और यहाँ पर के एंगल को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सुनो वो कैसे करना है, यहाँ से आपको मिलाना है, इसको उठा के यहाँ ले गए। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है इसको अगर हम लोग थीटा बोलेंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल से ये ऐसे करके ले गए आप, तो ये एंगल हमारा थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये थीटा हो गया। ओके, तो ये थीटा हो गया, तो ऐसे ऐसे छोटा कर दिया तो ये भी थीटा हो जाएगा। क्लियर, और ये थीटा होगा ना, तो ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा ये सारी लाइंस जो होंगी ना ये काफी एकदम दूर दूर जा रही है, तो एकदम पास आएगा। तो होगा क्या कि ये 90 जैसे ही आपने ड्रॉ किया तो ये इसको भी ऑलमोस्ट 90 क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो ये 90 क्रिएट कर देगा, मतलब इधर भी 90 हो गया। तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म करेगा, और इधर थीटा होने की वजह से इधर 90 माइनस थीटा, तो वापस आपको ये वाला एंगल भी थीटा मिल जाएगा। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए आप। ये वाले अब ट्रायंगल में आपका ये एंगल बन चुका थीटा, और ये थीटा क्या है, ये वाले मिडिल पॉइंट से जिस पोजीशन के लिए आप निकाल रहे हो पार्ट डिफरेंस, तो वहां को मिलाने वाली लाइन जो हॉरिजॉन्टल से यहाँ आपको फॉर्म करेगी ये थीटा। ठीक है, यही वाला एंगल उठ के यहाँ आ जाएगा। फिर से सुन लो, ये थीटा हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, इधर वाला छोटा वाला आपने यही वाला छोटा होते हुए ये थीटा बन रहा है, तो इस तरफ आ जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये चूंकि 90 था तो ये वापस आ जाएगा थीटा। ठीक है, तो अब ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल में आप ऑब्जर्व करो, मतलब S1 S2 और M में, S1 S2 और M में, तो अगर आप थीटा के सामने ऑब्जर्व करोगे तो कौन होता है, वो साइन होता है, मतलब ये हो गया 2D साइन थीटा। तो ये आप डायरेक्ट याद रखना 2D साइन थीटा। और चूंकि ये डी काफी बड़ा था, ये थीटा काफी छोटा होगा इस सब चीजों में, तो छोटे थीटा के लिए क्या हो जाएगा इस केस में, यहाँ पे साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, छोटे थीटा के लिए साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ लिख सकते हो थीटा इज वेरी स्मॉल। ओके, ये बात होगी। अच्छा, ये टेन थीटा हो गया। अब टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अब इस ट्रायंगल में देख लो, तो ये जो डिस्टेंस आपने यहाँ से उठा के ये ले गए हो आप, इसको कुछ मानना पड़ेगा, ओपी। ओपी जो है ये हमारा मान के चलो ये एक्स एन, मान लो वहाँ एन एच कुछ बन रहा है, तो वो एक्स एन हम उसको बोल रहे हैं। ठीक है, एक्स एन बोल सकते हैं। और तो एक्स एन अपॉन कैपिटल डी, टेन थीटा लिखना है ना, तो टेन थीटा क्या होगा, एक्स एन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया ये एक्स एन, टेन थीटा, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल। ठीक है, बीच वाला जो गया यहाँ पे, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल, तो इसमें टेन थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ पर टेन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एक्सन बाई बेस क्या हो गया, कैपिटल डी। ठीक है, तो आपको जो है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद क्या क्या फॉर्मूले यहाँ पे रखने हैं तो आप समझ लो। आपको याद रखना है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू ये हो गई, टू डी, टू डी यहाँ क्या हो गया, दोनों स्लिट के बीच का दूरी। अगर आप उसको स्मॉल डी बोलते हो तो स्मॉल डी सिर्फ रखेंगे। ठीक है, तो टू डी इंटू एक्सएन अपॉन डी, ये हो गया एक्सएन, ये हो गया आपका डी कैपिटल डी। ओके, तो दिस इज द वैल्यू फॉर डेल्टा एक्स। और अब आपको अगर डेल्टा एक्स प्राप्त हो गया तो डेल्टा फाइव करस्पॉन्डिंग मिल जाएगा, डेल्टा फाइव मिल जाएगा, फिर जो भी कहना है सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी कुछ बातें हम लोगों ने यहाँ पे देखा है ये सब बेसिक्स ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ YDSE है। तो आइए एक एक करके अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं।
तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे यहाँ पे। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था, दो सोर्सेस थे, कोहेरेंट सोर्सेस S1 S2, जो एक ही सिंगल सोर्स से डेवलप किए गए थे। ऐसे यहाँ से लाइट रे जाती थी, यहाँ से भी जाती थी। यहाँ पे सामने होता था एक स्क्रीन जो डी डिस्टेंस पर सेपरेट किया होता था, और यहाँ पर की जो डिस्टेंस है इसको हमने यहाँ से यहाँ तक 2D हो जाएगा, ऊपर नीचे डी तरह से सेपरेट कर रखा था। हमने अगर किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पी के लिए हमें अगर डेल्टा एक्स फाइंड करना है, व्हाट इज डेल्टा एक्स, तो S1 से पी तक की दूरी, S2 से पी तक की दूरी, ठीक है। तो डेल्टा एक्स कहलाया S2P माइनस S1P। तो ये मैंने आपको निकाल के बताया कि ये यहाँ से यहाँ मिला देंगे, और ये जो डिस्टेंस है ये डेल्टा एक्स, ठीक है। इसको हमने m कहा, और फिर आपको यहाँ पे निकाल के बताया गया कि ये हो जाएगा 2D, और यहाँ से इसको अगर हम लोग मिला दें और बोले कि ये एंगल हमारा थीटा है ना, तो 2D साइन थीटा, और ये थीटा चूंकि बहुत छोटा होता है, ये सब रेंज भी बहुत छोटा होता है, मिलीमीटर के रेंज में होता है, ये मीटर के रेंज में होता है, तो नहीं इससे 1000 गुना ज्यादा ये हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होता है, थीटा बहुत छोटा आता है, तो फॉर वेरी स्मॉलर थीटा दिस इज 2D टेन थीटा, और फिर आपका ये टेन थीटा बन जाता है। यहाँ से यहाँ की दूरी को मैंने xn बोला, और डिवाइडेड बाय कर देना है टेन थीटा के साथ, ठीक है। तो ये डेल्टा एक्स जो आपको हो गया, इसको याद रखना है 2D xn अपॉन कैपिटल डी। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने स्मॉल डी यहाँ इसको कहा होता, यहाँ से वहां तक S1 S2 के बीच की दूरी, तो फिर क्या हो जाता, आप तो याद कर लेते d इंटू एक्सएन बाई डी, लेकिन आपको फिर वहां ये ध्यान में रखना होता कि स्मॉल डी ऊपर था, कैपिटल डी नीचे था। लेकिन अगर आप ऐसे याद रखते हो कि 2D एक्सएन बाई डी, तो 2D आपने सिर्फ 2 जो है वो स्मॉल डी के साथ लगाया था, तो याद रखने में थोड़ी आसानी हो सकती है, प्लस सिमेट्री भी मेंटेन होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको याद रखना है। एंड डेल्टा फाई जो इस पी पॉइंट पर फेज डिफरेंस आएगा, यहाँ से जो वेव आया उसका फेज, यहाँ से जो वेव आया उसका फेज, उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस क्या होगा, उस डिफरेंस को आपको एक फॉर्मूले से याद रखना होगा, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। इन सब का डिटेल आपको साउंड वाले पार्ट में मिल जाएगा कि डेल्टा फाइव डेल्टा एक्स कैसे आपस में रिलेटेड हो। जब फर्स्ट टाइम आप वेव से इंटरेक्ट करते हैं साउंड वाले टॉपिक में, मैकेनिकल वेव्स में, तो वहां आपको इसकी डिटेल में बातें कराई जाती है, ठीक है। आई होप कि आप वहां पर थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेंगे, और फिर यहाँ पर आप समझ लेंगे, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूंगा तो ये टॉपिक अपने आप में काफी लेंदी हो जाएगा, और आपको यूज जो करना है वो सीधे सीधे इस फॉर्मूले को यूज करना है, तो आप इसी पर रहो, प्रॉब्लम्स इसी पर आधारित आते हैं, तो इसी पर काम करेंगे। तो 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स हो गया, और डेल्टा एक्स अब यहाँ पे आपको जब वो मिल जाएगा तो 2D इंटू एक्सएन बाई डी आप चाहे तो पुट कर सकते, ठीक है। ये चीज हो जाती है, ठीक है। इस तरह की बात हो रही है। अब यहाँ पर आपको ये बात भी ध्यान में रखनी होती है कि ये वाले बात, जो इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कह सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वेव जो होते हैं ना वो आपस में क्या करते हैं, सुपर इम्पोज होते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट भी आपको मैकेनिकल वेव साउंड वाले पार्ट में 11th क्लास में आपको देखना है, व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो उसमें वही आपने रिजल्ट में देखा था कि अगर दो वेव के एम्पलीट्यूड इस तरह से आपस में आकर के मिलते हैं, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका बन रहा है ना, वो वेक्टर सम को फॉलो करता है, यही आपको वहाँ का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो यहाँ पर भी हमने A1 और A2 के बीच में अगर ये फाइव हमने फेज दिया, जो जिसको आप डेल्टा फाइव बोल रहे हैं वही फाइव कहा जा रहा है, तो अगर वो फाई का फेज डिफरेंस है और दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होता है, तो फिर जो रिजल्टेंट बनता है वो वेक्टर सम के हिसाब से निकल के आता है। तो वेक्टर सम बताता है इसका एआर क्या आएगा, आप जानते हैं ये आएगा, और जो इंटेंसिटी होती है वो इस हिसाब से चलती है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्योंकि उसी चीज को यहाँ पर अगर आप देखोगे और कन्वर्ट करोगे तो आपको इंटेंसिटी का एक फार्मूला निकल के आएगा, ठीक है। तो वो मैं आपको कहीं पर लिखने वाला हूँ, देखो इसको मिटा देते हैं, ये डी ऊपर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि वो बातें थी, वी है जो I1 होगा ना दैट इज प्रोपोर्शनल टू V1 स्क्वायर, I2 प्रोपोर्शनल टू V2 स्क्वायर, और रिजल्टेंट वो प्रोपोर्शनल टू AR का, इस तरह की बातें हैं, ठीक है। अब आपका देखो कि वहां पर जो आप देख रहे हो उस सुपरपोजिशन से, तो इस AR का स्क्वायर करो तो ये सारे आ जाएगा, उधर रूट हटा के इधर रख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 एंड देन cos फाइव को अब मैं डेल्टा फाइव वापस लिख दे रहा हूँ ताकि मैं यहाँ से कोरिलेट कर सकूँ, ठीक है। अब AR का स्क्वायर की जगह आप IR लिख सकते हो, देखो प्रोपोर्शनल है, जो भी कांस्टेंट आएगा तो सब में आएगा, वो कैंसिल होकर बाहर हो जाएगा, इसलिए कांस्टेंट का टेंशन मत लो।
यहाँ पर अब आप डायरेक्टली I1 लिख सकते हो, यहाँ पे I1 लिखना होगा, यहाँ I2 लिखना होगा, यहाँ 2 A1 है इसलिए रूट I1, ओके, और ये 2 तो रूट I2, तो दोनों मिला के रूट अंडर I1 I2, और फिर आपका कॉस डेल्टा फाई बन जाएगा। यही हो जाता है आपका इंटरफेरेंस फैक्टर। तो आपको याद होगा कि ये सारी चीजें आपने मैकेनिकल वेव में भी पढ़ रखी है, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड में, ठीक है ना। नहीं पढ़ा तो एक बार जाकर रिवाइज करना ही पड़ेगा आपको, ध्यान में रखिएगा। फॉर्मूला भले से चलते हैं लेकिन याद होना चाहिए, ठीक है। तो आई आर इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट अंडर आई वन आई टू एंड कॉस डेल्टा फाइव, क्लियर है। चलो, ये इंटरफेरेंस फैक्टर देखो, इसमें और इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। अब जहां जहां डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन की बात होगी तो वहां के लिए आपको डेल्टा फाइव अलग अलग आता जाएगा, और डेल्टा फाइव की वैल्यू आएगी अलग अलग, तो कॉस डेल्टा फाइव की वैल्यू आएगी अलग अलग। अब कॉस की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, तो हम जानते हैं कि कॉस की वैल्यू जो होती है चाहे डेल्टा फाइव कुछ भी हो, -1 से +1 के बीच में लाई करती रहेगी, है कि नहीं। -1 से +1 के बीच में लाई करती रहेगी, सिंपल सी बात है। तो जब जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी मैक्सिमम हो जाएगा। जब जब इसकी वैल्यू मिनिमम होगी -1, तब तक रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी मिनिमम हो जाएगा, है ना। और फिर उसके आधार पर बहुत सारे आपके फार्मूले आएंगे, सिचुएशंस आएंगे। तो जब जब यहाँ पे मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, हम कहेंगे वहां पे ब्राइट बना, मिनिमम बनेगा डार्क बना, और बीच में कुछ मिला तो जो मिलेगा करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी वो हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिक पार्ट ऑफ वाईडीएसई को ही कवर करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पर जो इसके डिफरेंट फॉर्म्स आएंगे और मैक्सिमम मिनिमा के जो कंडीशंस आएंगे उन पर बात करेंगे, और फिर आगे बढ़ के आपका फ्रिंज विड्थ और उन सब पर बातें होंगी, और फिर उस पर जो सवाल होते हैं वो सब आपको बताया जाएगा। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया हो। तो ठीक है, तो इसको अच्छे से आप देख लो। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, फर्स्ट टाइम एकदम फर्स्ट टाइम आप इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि आप एक बार साउंड वाला पार्ट जा करके उसको जरूर, जितने बच्चों ने मुझसे भी पढ़ रखा है तो मैंने भी पढ़ा रखा है आपको, तो वहाँ पर एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है आपको अच्छे से, और उसके बाद आपको ये सारी चीजें वहाँ पे भी बताई गई थी तो रिकॉल हो जाएगा। फिर हम अगले वाले नेक्स्ट टॉपिक से इसमें आगे की बातें करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को भी डील करेंगे, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बच्चों में शेयर कर देना, ओके। तो ऑल द बेस्ट, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।